प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। इस अंक के पहले हमने पढ़ा था अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आज हमारे पढ़ने का विषय है स्विस संविधान यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। स्विट्जरलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है संशोधन की दृष्टि से। न केवल वहां संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है, अपितु वहां की जनता का और वहां के कैंटनों का भी संविधान संशोधन में पूरा पूरा हाथ रहता है। और इस कारण से हमें कह सकते हैं कि संविधान संशोधन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संविधान एक कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 192 से 195 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके साथ ही साथ जो जनमत संग्रह और आरंभक है उससे संबंधित बातों का उल्लेख अनुच्छेद 138 से 142 में है, तो वो भी कहीं न कहीं संविधान संशोधन से संबंधित ही अनुच्छेद कहला सकते हैं। जब हम स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन दो तरह का होता है। एक तो पूर्ण संविधान संशोधन का प्रारूप होता है और दूसरा आंशिक संविधान संशोधन होता है। पूर्ण संविधान संशोधन का अर्थ नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी व्यवस्था संविधान में उल्लेखित संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव आए, परिवर्तन आए, इससे संबंधित जो संविधान संशोधन होता है वो पूर्ण संविधान संशोधन कहलाता है। और आंशिक संविधान संशोधन संविधान की कोई एक धारा या कुछ विशेष धाराओं में संशोधन जो किया जाता है वो आंशिक संविधान संशोधन कहलाता है। तो दो प्रकार के संविधान संशोधन स्विट्जरलैंड में होते हैं, एक पूर्ण संविधान संशोधन, एक आंशिक संविधान संशोधन। दोनों ही प्रकार के संविधान संशोधन को समझने के लिए हमें दो प्रक्रियाएं, दो चरण उनको समझना होगा। एक तो संविधान संशोधन का प्रस्तावित करना, प्रस्तावना कैसे वो प्रस्तावित होता है, और दूसरा उसकी पुष्टि। तो पहले हम समझते हैं संविधान संशोधन की प्रस्तावना कैसे प्रस्तावित किया जाता है। तो जो पूर्ण संविधान संशोधन है उसे प्रस्तावित करने के तीन तरीके, तीन में से किसी भी विधि का उपयोग किया जा सकता है। या तो 1 लाख मतदाताओं के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाए, या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाए, या संघीय शासन के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाए। ये तीन तरीके हैं जिन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके का, किसी भी विधि का उपयोग पूर्ण संविधान संशोधन के प्रस्ताव के लिए किया जा सकता है। अब इसमें से यदि दो तरीके जो संसद के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, किसी एक सदन के द्वारा या संघीय शासन के द्वारा किया गया है, और उनमें यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो जनमत जानने के लिए जनता के बीच में प्रस्ताव भेजा जाता है। इसी तरह से जो प्रस्ताव जनता के बीच में जाएगा वहां किसी जो जनता की यदि स्वीकृति मिल जाती है तो, और कैंटन की स्वीकृति मिल जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अब जनता की स्वीकृति के लिए और कैंटनों की स्वीकृति दोनों के लिए भेजा जाएगा। अब मान लीजिए एक ने स्वीकृत कर दिया और दूसरे ने अस्वीकृत कर दिया तो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा। इस प्रकार से संविधान संशोधन प्रस्तावित, पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। और जो आंशिक संविधान संशोधन है उसके लिए भी ये तीनों ही तरीके होते हैं। तीनों ही तरीकों में से किसी भी विधि का उपयोग किया जा सकता है और वही मतभेद होने की स्थिति में जनमत जानने के लिए भेजा जाएगा, और जनता द्वारा यदि प्रस्तावित किया गया तब तो जनमत जानने के लिए भेजा ही जाएगा। इस प्रकार का प्रस्ताव होता है। अब आंशिक संविधान संशोधन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जो जनता द्वारा प्रस्तावित किया जाता है,
वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सविन्यासित आरंभक और एक होता है अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक में जनता पूरा संशोधन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करती है और जो संघीय संसद है वो उससे सहमत होने पर उसे जनता के बीच में भेजती है जनमत जानने के लिए। असहमत होने की स्थिति में वो वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करके दोनों प्रस्ताव जनता के बीच में भेजती है और दोनों में से जनता का मत जिसे मिलता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। बहुमत जिसे मिलेगा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अविन्यासित में जनता केवल अपनी इच्छा प्रकट करती है कि संविधान में संशोधन इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए। उस पर विस्तार से संशोधन का प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापिका बनाती है और जनता के बीच जनमत जानने के लिए भेजती है। यदि व्यवस्थापिका जनता द्वारा बनाए गए भेजे गए इच्छा से सहमत नहीं है तो भी वह उसे जनमत जानने के लिए उसे भेजना होगा और जनमत यदि उसके पक्ष में आता है तो व्यवस्थापिका को उस संविधान संशोधन पर प्रस्ताव तैयार करके उसे उस प्रक्रिया के माध्यम से पारित करवाना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं, दो प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्तावित करने की दो विधियां। एक पूर्ण संविधान संशोधन को प्रस्तावित करने की विधि और एक आंशिक संविधान संशोधन को प्रस्तावित करने की विधि मैंने आपको बताई। इसके बाद इसकी पुष्टि का चरण आता है और पुष्टि के चरण में दोनों ही परिस्थितियों में जनमत जानने के लिए जनता के बीच पुष्टि के लिए उसे भेजा जाता है और पुष्टि जनता भी करती है और कैंटन भी करते हैं। जनता का बहुमत उसे मिलना चाहिए और कैंटनों का बहुमत भी मिलना चाहिए और पुष्टि के लिए कैंटनों में जो एक पूर्ण कैंटन है उसका एक मत होता है और अर्ध कैंटन का आधा मत होता है, यानी वहां पर 12 कैंटनों की सहमति उसकी पुष्टि के लिए जरूरी है और जनता के बहुमत की सहमति भी उसके लिए जरूरी है। दोनों चीजें होती है तब वह संविधान में संशोधन मान लिया जाता है। तो ये संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया जो स्विट्जरलैंड में है, जो वह जटिल प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें जनता का भी हाथ होता है, वो मैंने आपको समझाया। एक बार इसे विस्तार से देख लेते हैं, वापस अपन इस पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 192 से 198 में इसका उल्लेख किया गया है और 138 से 142 लोकमत और आरंभ की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो इसको भी हम संविधान संशोधन से जोड़ सकते हैं। संशोधन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं, एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित करना या उसका प्रारंभ और दूसरा संशोधन की पुष्टि। और संशोधन दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण संशोधन यानी संविधान की पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार और आंशिक संशोधन यानी संविधान की किसी एक या कुछ विशेष धाराओं में संशोधन। अब प्रक्रिया देखिएगा। पूर्ण संशोधन का प्रारंभ अनुच्छेद 193, पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं द्वारा अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा या संघीय शासन के आदेश से किया जा सकता है। दो परिस्थितियों में लोक निर्णय आवश्यक है, दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में और 1 लाख मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत करें। इन दोनों परिस्थितियों में लोक निर्णय जरूरी होता है। यदि लोक निर्णय में जनता बहुमत से सहमति प्रदान कर दे तो संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का नवीन निर्वाचन करवाया जाता है और नई निर्वाचित व्यवस्थापिका संविधान में पूर्ण संशोधन का कार्य करती है। दूसरा, आंशिक संशोधन का प्रारंभ। आंशिक संशोधन का प्रारंभ संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा, संघीय शासन द्वारा या 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। दोनों सदनों में मतभेद होने पर इस प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 1 लाख मतदाताओं द्वारा आंशिक संशोधन की प्रस्तावना सविन्यासित आरंभक या अविन्यासित आरंभक के रूप में की जा सकती है। अनुच्छेद 139 के अनुसार यदि कोई आरंभक देश की एकता का या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता तो संघीय संसद इस आरंभक को संपूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर देगी। यदि जनता द्वारा सविन्यासित आरंभक के रूप में प्रस्ताव संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है।
यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव कर सकती है। मैंने आपको पहले बताया दोनों प्रस्तावों पर जनता और कैंटनों द्वारा मतदान किया जाता है। जिसके पक्ष में मतदान आता है उसे स्वीकार कर दिया जाता है। अलग अलग आने पर दोनों ही प्रस्ताव अस्वीकृत मान लिए जाते हैं। तो ये अलग अलग का मतलब है कि कैंटनों ने किसी और प्रस्ताव को सहमति दी है और जनता ने किसी और प्रस्ताव को सहमति दी है। यानी जो संघीय व्यवस्थापिका ने मान लो अस्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजा, वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और एक ने जनता ने संघीय व्यवस्थापिका का या जनता का प्रस्ताव स्वीकृत किया और कैंटनों ने उसका अन्यथा जो दूसरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया। ये ही मतभेद हो गया तो दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो ये पूरा मैंने आपको बताया प्रस्ताव कैसे प्रस्तावित होता है। और उसके बाद उसकी पुष्टि का मैंने आपको ये बताया कि संशोधन की पुष्टि के लिए प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है, उसे स्वीकार कर लिया जाए। यदि संशोधन तभी पारित होता है जब कैंटनों के बहुमत से और जनता के बहुमत से उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो कैंटनों का बहुमत मैंने आपको बताया कि 24 कैंटन है तो 12 कैंटन जब उसे स्वीकार कर देंगे तो उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। और इसके लिए ये मैंने वोट का भी बताया कि कैंटन में एक पूर्ण कैंटन का एक मत होता है और अर्ध कैंटन का आधा मत होता है और जनता का बहुमत यदि स्वीकार कर लेता तो इसे स्वीकृत मान लिया जाता है। इस प्रकार से संशोधन होता है। तो मैंने आपको वो प्रक्रिया बताया जिस प्रक्रिया के माध्यम से स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन किया जाता है।